सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ऐसा लगता है दो मुख्तलिफ दुनियाओं का अहवाल बयान किया गया है शॉर्ट मोन्टाज में। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने जो बताया कि पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब मैंने मोहतरम जनाब इमरान ख़ान साहब मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साउंड बाइट सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मामला शायद वो नहीं है जो बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर तो आर्मी चीफ़ की बात हम दुरुस्त माने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात मशकूक हो जाती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मानूँ तो फिर मैं ख़ुद गड़बड़ा जाता हूँ। सच है तो क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुर्बान मगर जाइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतमईन हैं, शादा हैं, फ़रहा हैं, अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए। फरमाते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन गया, दिस इज़ इट, खेल ख़त्म। हुजूर इससे आगे भी है दुनिया। ऐवान वज़ीर आज़म से जब आप राइट टर्न लेंगे ना तो एक बहुत वसी और रीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है जिसमें खल्क़ खुदा आपके कहे हुए उन तमाम वादों को सच साबित होता देखने की तमन्नाई है। वो वादे जो आपने इलेक्शन मुहिम में उससे पहले उनसे किए थे, कर्ज़ों से निजात, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, बेरोज़गारी से, महंगाई से निजात, और दिल्ली हनूज़ दूरस्त। यकीन आए तो महल से बाहर निकलिए, यकीन आए तो बनी गाला की उस पहाड़ी से बाहर निकलिए, उससे नीचे उतरिए, आपको लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि यू टर्न ले करके मैं वज़ीर आज़म बन गया और मुखालिफिन को देखो जेलों में पड़े हुए। मैं कंफ्यूज हो गया। मेरी अक्ल ने मुझे कहा कि यार कितने ही ऐसे कब्रिस्तान मुझ जैसे छोटे मोटे एंकरान कराम और कितने ही सुदूर गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ फलाना, चीफ़ ऑफ डिकाना से भरे पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत को किसी से क्या रस्तगारी है, क्या लेना। फरिश्तों की अगर कहें तो सानूकी मोड पे लगे हुए हैं। उनको क्या कि ये जिसको मैं उठा रहा हूँ ये आर्मी चीफ था, ये KMC का काउंसिलर था, ये छोटा मोटा कोई बदनीयत बदकिरदार किस्म का एंकर था जिसने ज़िंदगी भर रिश्वत की कमाई से अपने बच्चों को पाला। नहीं, वज़ीर आज़म बनने पे ये तफाखुर समझ नहीं आई। कल यही एहसास तफाखुर से दो चार थे मोहतरम जनाब अल्लाह नेकी दे जरदारी साहब। आपको वो साउंड बाइट याद दिलाना चाहूँगा, वो जो एक बड़े मशहूर एंकर के साथ बैठ करके उन्होंने कहा था चेयरमैन नैब की क्या मजाल जो मुझे बुलाए। वक्त ने साबित किया कि उसी चेयरमैन नैब ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के अहकामात सादिर कर दिए। किससे हम लोग टक्कर ले रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक और सनसनीखेज इंकशाफ फरमाया, बताया कि हुकूमत PIA की बहाली के लिए कोशा है। साथ ही साथ आपने मरे हुए इदारे को नए हाथी खरीदने के लिए पैसे जारी करने के अहकामात भी सादिर कर दिए हैं। यहां मैं पाल्पा के तर्जुमान का बयान देखता हूं तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूं। पाल्पा कह रही है कि गुज़िश्ता एक साल में 8 पायलट्स गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सबब इदारा छोड़ गए। ये जहाज़ कौन उड़ाएगा, फवाद चौधरी या फैसल वावडा या शहरियार आफरीदी? वो तो बातों के शेर हैं, हवाई फायर के काम आते हैं। फिर ये जहाज़ कौन चलाएगा? पायलट दस्तयाब नहीं, शाखरची मगर चेमानी दारद हुजूर। पिछले अगर 1 साल की हम बात कर लें तो हर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जिसको इलेक्शन मुहिम में हमारी PTI की क़यादत ने गला फाड़ फाड़ के यकीन दिलाया था कि हर पाकिस्तानी गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद मकरूज़ होता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सद शुक्र परवरदिगार आलम का एहसान दोनों फिल मुझ पर और आप पर फ़र्ज़ हुए कि हर वो पाकिस्तानी अब इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद मज़ीद 40,000 रुपये का मकरूज़ हुआ। गई भैंस पानी में। ताहम सोने पे सुहागा हमारी मुंतखब हुकूमत ने, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए, कौम को एक और झटका दिया है और पिछली हुकूमतों की रविश पर चलते हुए
सरमाएदार तबके को 208 अरब रुपए के कर्जे मुआफ करने का फैसला चुपके से दरूने खाना कर लिया गया है। और अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको ये बता दूं कि इसमें के इलेक्ट्रिक के वो लोग भी शामिल हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सरमायादार वो भी शामिल है जिसने पीटीआई की क़यादत को इलेक्शन मुहिम के लिए, आप समझ रहे होंगे, फी सबीलिल्लाह बददियानत था नवाज शरीफ, चोर था बिल्ला माज़ल्ला आसिफ अली जरदारी। ये हुज्जाज कराम जो आए हैं, इनका किया गया हर अमल न सिर्फ कौमी मफाद की अकॉर्डिंग है, बल्कि रूए ज़मीन पर इससे बड़ा सही काम हो नहीं सकता। के इलेक्ट्रिक के बारे में कल भी तफसील से इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा, लेकिन मुख्तसरन अहवाल बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक के बारे में मेरे ही प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इंकशाफ किया था कि के इलेक्ट्रिक का जो सरबराह है, जो वॉटेवर है, नकवी, क्या नाम था, अल्लाह माफ़ करे उसका, अली नकवी है वल्लाह आलम, आरिफ नकवी, वो वज़ीर आज़म साहब का ज़ाती दोस्त है और वो बनीगाला की पहाड़ियों पर पाया जाता है। मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है, लेकिन उस पूरे हफ्ते से लेकर के आज तक फेसबुक पर, ट्विटर पर जितना इस प्रोग्राम को राउट किया गया, जितना ये वीडियो वायरल हुई है, पीटीआई के हलकों की तरफ से ना कोई इस बात का जवाब दिया गया है, ना ही पीटीआई क़यादत इस बात पर कोई हमारी अश्क शोई करने का इरादा रखती है। तो इससे तक़वियत मिलती है इस एक शुबे को गालिबन के इस इल्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई सदाकत तो नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपीके सरकार की तारीफ में कुछ इरशादात किए हैं। फरमा रहे हैं कि बीआरटी मंसूबा अब शुरू करने वालों के बस में भी नहीं रहा। मैं आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस मंसूबे को शुरू करने वाले हमारे नईफ उन नज़्ज़ार साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी नकाहत के बावजूद इस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा के ओहदे पर मुतमक्किन हैं। इमरान खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने उनकी पिछली जो असाइनमेंट थी उसमें शानदार नाकामी पर जिसका बाकायदा रिटन तहरीरी सबूत एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस रिपोर्ट में मौजूद है, जिसका मुताद्दिद मरतबा मैं बखान अपने प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि ये एक मुतनाज़े और मंसूबा है और इनकॉम्पिटेंस का शाहकार है। ताहम बुरे नवाज शरीफ थे, बुरा आसिफ जरदारी है, हम हुज्जाज कराम से ताल्लुक़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को लेकर के बड़ी चिंतित थी। हिंदी में उनकी चिंता दूर हुई, अस्पताल भेजा गया, रिपोर्ट आई तो हम सब ने मुंह पर हाथ रख लिए। रिपोर्ट में कुछ ना था। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब माशाल्लाह सेहतियाब हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं, कख कुछ भी नहीं है। इस दौरान में सिंध असम्बली की अगर आप बात करें तो सिंध असम्बली में फरियाल तालपुर साहिबा की बेशबहा मोहब्बत का एक गिरा कदर सबूत पिछले दिनों भी पेश किया गया, जब उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर बड़ा ठीक ठाक मारामारी देखने में आई। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सिंध असम्बली जमहूर की खिदमत का कोई ऐवान है या जितने लोग पकड़े जा रहे हैं या पकड़े जाने वाले हैं उनकी हिमायत में तकारीर करने वाला कोई फोरम। इन्हीं सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मैंने जहमत दी है। मोहतरम जाहिर खान मूसाज़ई को MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। साथ ही साथ सिद्दीक़ुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत सबसे पहले नासिर खान मूसाज़ई साहब के पास। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल तो है हुजूर वाला, लेकिन ये मुझे बताइए, बताया जाता है कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म हैं उनके दिल में आवाम का जो दर्द है वो ठाटे मारता हुआ उसका समंदर जो है वो बह रहा है। सर आवाम हाय हाय कर रही है, दुहाई दे रही है, महंगाई मज़ीद 46,000 रुपये का कर्जा चढ़ा दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशी से फूले नहीं समाते कि मैं तो वज़ीर आज़म बन गया। वो किशोर कुमार का गाना याद आ रहा है कि मैं तो साहब बन गया, अटेंशन। क्या कहेंगे हुजूर? थैंक यू सिद्दीकी साहब। मेरे ख्याल में आपकी जंग पीटीआई के साथ जारी है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि आया मुझे बता दिया जाए कि जो पिछले 70 साल से जो हुकूमतें चल रही है, क्या ऐसा इमरान खान साहब ने या इस हुकूमत ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि उस पर आप उंगली उठा रहे हैं और उसने कौम की खातिर वो डिसीजन मान लिया हो, अपनी पार्टी और अपनी जात की खातिर लिया हो? आप आपने मेरा इंट्रो मिस कर दिया। मेरी सारी पूरी FIR तो मैंने पढ़ के सुना दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कसूर बताइए। ये सब क्या बता रहा था मैं? मौसम का अहवाल नहीं, मैं उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ ना। आपने जो PIA की बात की है, आपने क्या इलेक्ट्रिक की बात की है,
तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक के साथ जिसने एग्रीमेंट किया है, क्या पीटीआई ने एग्रीमेंट किया है कि आप कह रहे कि के इलेक्ट्रिक के साथ या जो उनके लोगों के साथ किया है, वो यही हुकूमतें थी, पीपल पार्टी और नून लीग ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है। जो के इलेक्ट्रिक उनके हवाले किया है, ये पीटीआई गवर्नमेंट या इमरान खान या खान साहब ने हवाले नहीं किया है। और दूसरी तरफ जब आप पीआईए की बात कर रहे हैं तो पीआईए के देखो, पीआईए खान साहब के दौर में या एक साल में ये तबाही की दहानी पे नहीं गया है। जो अरबों रुपए ये एनुअली लॉसेस कर रहे हैं तो ये गुज़श्ता हुकूमतों से आ रहे हैं। और खान साहब ने अगर उसके करेक्शन के लिए और उसके डायरेक्शन ठीक करने के लिए आप उसके जो टेक्निकल और प्रोफेशनल के साथ अगर बैठ जाएंगे और उनसे पूछा जाए कि उस पीआईए को डायरेक्शन या उसको सही लॉसेस से निकालने के लिए क्या है, तो मेरे ख्याल में उसमें हर बंदा ये कह रहा है कि आपके पास जहाज़ नहीं है। जब आपके जहाज़ जा नहीं रहे हैं तो आपके पास नहीं है, तो कैसे आप इसको इनकम और एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। खान साहब ने इस सोल्यूशन को, जो कौमी ख़जाने से और मुल्क का जो पैसा होता है, जो टैक्सों का जमा होता है और अरबों रुपए हम लॉसेस में पीआईए पे खर्च करते हैं, उसके लिए हमने अगर जहाज़ लेने हैं और उसको अपने पांव पे खड़ा सर, वैसे एक बात बताऊं ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान की तारीख में इतने जहाज कभी किसी हुकूमत के पास नहीं थे जितने आपके पास हैं। ये बात थोड़ी सी ऊपर लेवल की हो गई। अब मैं जरा ग्राउंड पे आता हूं। ये मुझे बताइएगा हुजूर, आप तैयारों के ना होने का रोना रो रहे हैं। यहाँ एक खबर बता रही है पीआईए के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम सुसरवी का शिकार। इदारे में माली बहरान के जिम्मेदार नोटिस के बावजूद तहकीकाती टीम के सामने पेश न हुए। एफआईए की मुश्तरका तहकीकाती टीम का पेश न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। दूसरी तरफ खान साहब फरमाते हैं पीआईए को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए कोशा हैं। हुजूर ये मुझे बताइएगा, टूटा है मेरा हाथ, मेरे पैर पे प्लास्टर चढ़ाने से क्या फैज़ हासिल कर पाएंगे? देखो सदीकी साहब, बेसिकली हमारे जो चंद इदारे इस तरह जो कौमी इदारे हैं, ख़ासकर जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या जो पीआईए है या जो हमारा जो दूसरा ओजीडी सेल है, उसमें यूनियन का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपने देखा कि जब भी किसी ने प्राइवेटाइजेशन की बात की है तो इवन नून लीग ने जो प्राइवेटाइजेशन की पीआईए की बात की है या दूसरे इदारों की, तो यूनियन वाले आके एहतजाज कर रहे हैं। तो इस मौके पर अकल का तकाजा ये है कि इन दोनों को, ताकि यूनियन को भी इत्तेमाद में लिया जाए, चूंकि इसमें इतनी भर्तियाँ होगी। इसके खसारे का रीज़न क्या है? खसारे का एक रीज़न ये आपने कहा कि यहाँ पे पायलट चलाने के लिए, जहाज़ चलाने के लिए पायलट नहीं है। आप आ जाए एक एक फ्लाइट पे, एक एक जहाज़ पे देख ले कि दुनिया में कितने पायलट्स हैं और पाकिस्तान में कितने हैं, आप हैरान हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने जहाँ पे एक या दो पायलट की ज़रूरत थी, हमने 5-5, 10-10 सियासी तकर्रियाँ कर दी है। तो यही सारी खामियाँ हैं जिसकी वजह से अब जो उनको निकालने की भी कोशिश कर रही है या उनकी परफॉर्मेंस को आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे से पायलटों की यूनियन आ जाती है, वो जहाज़ उड़ाना बंद कर देते हैं। जब आप यूनियनों की बात, जब ग्रास रूट जो दूसरे आते हैं तो वो यूनियन आगे आ जाती है। तो उसका वाहिद सोल्यूशन ये है, क्योंकि दूसरी हुकूमतों ने भी उसको ठीक करने के लिए कोशिश की है, लेकिन फिर यूनियन और इदारे के लोगों ने मुदाखलत की वजह से उसका वाहिद थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाहता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ एक मिनट के लिए। जो हमारे पास जो अवेलेबल रूट्स है साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुजूर वाला ये मुझे बताइए, पीटीआई हुकूमत का एक साल माशाल्लाह हर साल हर पाकिस्तानी फीकस मजीद 46,000 रुपए का मकरूज़। हुजूर वाला यही था माशी इस्तेहकाम, यही थी वो माशी खुद इन्हिसारी, खुद मुख्तारी जिसके सुनहरे ख्वाब दिखा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी। कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन ये तो सोने पे सुहागा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है नासिर खान साहब की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके सवाल के साथ साथ उनकी बातें जो हैं उनका भी जवाब मैं दे दूँ। हुजूर वाला, पीटीआई हुकूमत अपना मंशूर देख ले जो इन्होंने इंतखाब में दिया है। अभी पीटीआई के फाजिल दोस्त ने फरमाया कि अक़ल का तकाज़ा ये था। तो जब आपने मंशूर में प्राइवेटाइजेशन के हम पीआईए को और पाकिस्तान स्टील जैसे इदारों को प्राइवेटाइज़ करके तो ये जो पैसा ज़ाया हो रहा है कौम का वो बचा लेंगे, तो क्या उस वक्त अकल तकाज़ा नहीं कर रही थी कि इन मामलात को देखते, जब कि आपका ये दावा था कि आपके पास 200 मेंबरी एक टीम है बड़ी तजुर्बाकार, तो या उस वक्त आपकी अकल काम नहीं कर रही थी या फिर अब जो है काम नहीं कर रही। दूसरी बात, आप बड़ी तेज़ी से कहते हैं 70 साल। खुदा के बंदो, नवाज़ शरीफ की अब उम्र 70 साल होती है
तो पैदा होते ही वो वज़ीर आज़म बन गए थे क्या? और जब आप 70 साल कहते हैं तो उसमें लियाकत अली ख़ान के 4 साल भी डाल देते हैं और चौधरी मोहम्मद अली का अरसा भी डाल देते हैं और उस अयूब खान का मार्शल भी, जिसकी आपके लीडर इमरान खान ने भी बड़ी तारीफ़ की जी, इक़्तिसादी तरक्की। मेरी जान, आप हम पर और आपकी लीडरशिप बड़े इल्ज़ाम लगाती है, चोर डाकू फलां। अब तो लोग कह रहे हैं कि अगर वो चोर थे तो वही दौर वापस ले आओ। 5 रुपए की रोटी, 65 रुपए लीटर पेट्रोल, 102 रुपए का डॉलर और GDP 5.8 और जो इन्फ्लेशन है 4% और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और जनाब अली 12,000 मेगावाट बिजली और 24 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिज़र्व और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पॉइंट तक पहुंचा हुआ रोज़गार, ये वापस ले आओ। तो इसलिए जब बात आप कहते हो तो अपनी नाकामियां अगर मान लें, हम मानते हैं हमारे लीडर ने भी को कहा कि मुझसे फ़लाँ जगह जो है वो गलती हो गई। यार आप अभी आपके लीडर साहब कहते हैं मैं यू टर्न लेते लेते जो है वज़ीर आज़म बन गया और कहते हैं मकसद पर कंप्रोमाइज़ करना ठीक है। तो क्या आपका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म बनना था, मुल्क बर्बाद हो जाए? हर बात पर यू टर्न ले लें, जो मर्जी आए करें, और ये वज़ीर आज़म बनना ही को मकसद था। तो उससे अगर आप ये वज़ीर आज़म बनना मकसद था मेरे भाई, तो हमने जो पाकिस्तान आपके हवाले किया, उस पाकिस्तान में आपको 18 कम अज़ कम 18 बिलियन डॉलर दिए फॉरेक्स रिज़र्व। ये आपके असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके वज़ीर रेवेन्यू ने हमाद अज़हर ने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में 35 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया और 33.51 बिलियन डॉलर वापस कर दिया। और फिर हमने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बनाया, 11 महीनों में बड़े बड़े मंसूबे खड़े कर दिए। ये सारी बातें हमने करके दी और अवाम खुश थे भाई। अवाम आप वो दौर वापस लेना चाहते हैं। और आपका जो नूरुल आरिफीन साहब ने भी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपनी लीडरशिप के सामने रखें ये बात कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को नवाज शरीफ की जेब में तो नहीं पड़ा हुआ ना। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, आप एक BRT हुजूर वाला BRT पे मैं चाहूंगा आप जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, क्योंकि ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सब्जेक्ट है जिसको हमने ठीक ठाक तौर से कवर करना है। जी एक नहीं बन सका। मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त करते हुए सेनेटर करीम ख्वाजा साहब के पास जाना चाहूंगा। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। हुजूर सर, सबसे पहले तो मैं आपसे इजहार हमदर्दी करना चाहूँगा। आप इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सद शुक्र। ये मुझे बताइएगा हुजूर वाला, हम बात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को लेकर, जो आपकी क़यादत ने शोर गुगा बुलंद किया था। अब तो मेडिकल चेकअप भी हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ, उसके बाद फिर दोबारा उनको जेल भी रवाना कर दिया गया। मैं अभी जब स्टूडियो में आ रहा था तो शहरी रहमान साहिबा फरमा रही थी कि खामोशी से व्हील चेयर पर आसिफ अली जरदारी को जेल भिजवा दिया गया। क्या मतलब, बैंड बाजा बारात वगैरह के साथ कोई तैयारी करना चाह रही थी? क्या मामला क्या है? मैं भी नूरुल आरिफीन मेहरबानी, मैं इस वक्त किसी जगह पर अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठा हूँ। ये मकली और इस एरिया में बारिश बहुत हुई है। इसमें हम आज मना, अगर ये कोई इशू नहीं होता मैं आपके पास आ जाता। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये कि मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो जहाँ तक मेरा जो कन्वेंशनल विजडम या कन्वेंशनल इल्म ये समझ में आती है कि उनको 4-5 बीमारियाँ हैं। एक उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके बाद उनकी जो सर्जरी भी हुई है हार्ट की, और चौथा जो स्पाइनल इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से जो टेस्ट जो हैं जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे, उस हिसाब से उसको 2-3 दिन लगते हैं इन सब चीज़ों को देखने में, उसके बाद डिसीजन लेने में। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ तक हमारी इतलात है कि प्रिंस की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि गैर जानबदार है, कोई हमारी तो नहीं है, नहीं सूबे सिंध में, उन्होंने इनको कहा था कि इसको 2-3 दिन और रखा जाए दीगर टेस्टों के लिए। तो ज़रूर 67-68 उनकी एज है, तो इश्यूज तो हैं ना अपनी जगह पे हेल्थ के। दूसरी बात ये है कि मैं खुद पॉलिटिकल प्रिजनर रहा हूँ MRT की स्ट्रगल में। 83 की बात है, उस वक्त मैं डॉक्टर भी नहीं था। तो जो ग्रेजुएट होता है उसको B क्लास दिया जाता है, ये अंग्रेजों का कानून है। जो एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स गवर्नर, एक्स चीफ मिनिस्टर होता है तो उसको A क्लास दिया जाता है। ये अंग्रेज बना कर गए थे। तो वहाँ जेल में भी इनकी सहूलतें सही नहीं है, एक बीमार आदमी है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी हो, नवाज शरीफ साहब हो
या आसू साहब हो, जो भी जेल मैनुअल जो कि बना हुआ है अब से नहीं 100 साल, सिद्दीकुल फारूक मेरे से तायद करेंगे, ये भी जेल में गए हुए हैं, तो उनको सहूलत दी जाए। और ये जो इन्होंने 3 दिन कम से कम रखते तो कौन सा फर्क पड़ता है, आसमान तो नहीं गिरता। और दूसरी बात है, अभी तक उनको सजा नहीं मिली है, केस भी उन पर नहीं चल रहा, अभी तक तहकीकात हो रही है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने की है। बाकी आप भले केस चलाएं, जो भी आपको करना करें, मगर जो लॉ में लिखा पड़ा है जो उस हिसाब से अमल दरामद होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमें जो है पीसी होटल में रखें या मेरिट होटल में रखें, मगर जो लॉ है उस हिसाब से तो चले ना, जो कि ऑलरेडी एक कानून है जो अंग्रेज के दौर का कानून है, जो सारे बड़े सगीर में इधर भी चलता है, बांग्लादेश में भी चलता है और हिंदुस्तान में भी चलता है। गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ वक्त थोड़ी देर में हुआ चाहता है इंशाल्लाह ब्रेक का, लेकिन एक सवाल की गुंजाइश मौजूद है आपको। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम फिर जहमत देंगे, एक आध सवालात कुछ और मजीद पूछना चाहूँगा। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, हुजूर वाला टॉपिक कुछ और था, लेकिन खबर जो सामने आई है बड़ी दिलचस्प है, इसलिए आप हाथ लगे, मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछ ही डालूँ। ये खबर बता रही है कि नौ मुंतखब रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपनी कामयाबी की खुशी में हल्के के 4000 अफराद को वादी कालाम की सैर के लिए ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस मकसद के लिए 2500 गाड़ियों और 40 होटलों की बुकिंग कर ली गई। इस दौरान रोज़ाना 30 दुम्बे ज़बा किए जाएंगे। ये हल्का है, अल्लाह आपको नेकी दे, क्या नाम है भाई, हल्का PK 105 ज़िला खैबर पख्तूनख्वा। सर ये हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा जो हो रहा है, ये अपनी जेब से करेंगे या ये मेरी और आपकी जेब पे डाका मार के किया जाएगा? और ये जो दयानत की वो बोरिंग किताब आप लोगों ने इलेक्शन में छपवाई थी कि जी दयानतदार क़यादत और अमानतदार फलाना, वो दयानतदार क़यादत कहाँ है सर? बेसिकली ये फाटा के अभी जो रिसेंटली पहली दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें से एक नाम है बिलाल 105 से उसका इंतखाब हुआ है, और उसने अपने हल्के के जिसने उनको वोट दिया है, उनको सपोर्ट, जिसने उसको सपोर्ट किया है, तो उसने अपनी ही लोगों को जिस तरीके से हम ट्रीट देते हैं या लोगों को खुशी में मनाते हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी अपनी इतनी इस्तिताअत है कि वो जाके वो सुआत कालाम में वो दे रहे हैं। तो पता है क्या, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ऑन एयर आई लव यू कहना चाहता हूँ, किसी को मतलब ये देखना मतलब PTI क़यादत को मैं एक बात का तो क्रेडिट देना चाहूँगा, खुदा की कसम इतनी खूबसूरती से आप लोग बात का रुख मोड़ते हैं। यहाँ नून लीग, पीपल्स पार्टी, तिफल मकतब महसूस होते हैं मुझे, मतलब गज़ब खुदा का। ये सरकारी रिश्वत कह ले, ये गैर सरकारी इसको रिश्वत कह ले, इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए था, और आपने कहा हुजूर दावत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब पेश खिदमत है एक और गिरां कदर खबर। आवाम से 416 अरब लेकर ख़जाने में न देने वालों को 208 अरब रुपए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 208 अरब रुपए इस हुकूमत ने माफ़ कर दिए हैं। सरमायादार तबके को ये जो 208 रुपये माफ़ किए गए हैं, 208 अरब रुपए कीमियाई खाद, टेक्सटाइल, एनर्जी और CNG सेक्टर माफिया को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और एक और माफिया जिसके बारे में मैंने नाम लिया, के इलेक्ट्रिक, जिस पे ज़ाहिर है PTI वालों को बुरा लगा होगा। चलिए के इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, अगर हम किसी और कंपनी की बात करें जिससे कभी शायद किसी एक साबिक वज़ीर का ताल्लुक़ रहा हो, जिसको शायद एंग्रो या वटेवर पुकारा जाता हो, चलिए हो सकता है। जो लोग इस बारे में इस्तदलाल पेश कर रहे हैं या इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर ये एमनेस्टी दे दी है और इसे अंडर द टेबल रख करके देने की एक नाकाम कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब इस किस्म की खबरें जो हैं वो वायरल हुई और हुकूमत को बैक फुट पर जाना पड़ा। सिद्दीकुल फारूक साहब, तुम करो तो पेशा, तुम करो तो नाजायज़, मैं करूं तो जायज़। आपके ख्याल में यही सारे कामों का इस्तदलाल दिया जाता था कि जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया और आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, मेरिट की धज्जियाँ। उस वक्त हमारे अपोजिशन रहनुमा मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ये बताते थे कि अगर डॉलर की कीमत फलाना होती है तो फिर हुकूमत चोर होती है,
उस वक्त हमें यह बताया जाता था कि जी 1 रुपए के इधर उधर होने से कर्जों का बोझ इतना इधर उधर हो जाता है। सर ये सब खबरें पढ़ करके तो मैं इधर उधर हो रहा हूं। 208 अरब रुपए, ये काम अगर नवाज शरीफ ने किया होता तो उसके बच्चे खा जाते। हालांकि मुझे कोई हमदर्दी किसी से नहीं है, लेकिन कुछ तो कहिए हुजूर। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट एंकर वही सबसे अच्छा है जिसकी कोई पार्टी ना हो, वो हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करे। आप हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही इमरान खान साहब और इनके वज़ीर थे कि जब नवाज शरीफ साहब ने पेट्रोल 65 रुपये लीटर किया तो असम्बली में खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, ये तो 25 और 30 रुपये ये फ़लाँ टैक्सेस हैं, इनको 40 रुपये लीटर करना चाहिए। तो आते ही इन्होंने क्या कर दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, ये आप देख लें। तो हर चीज़ पे कहना कुछ करना कुछ। तो ये जो कौल व फ़ेल का तज़ाद है, इसी से इंसान की क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं, और अगर तज़ाद है तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। और इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है वो एतमाद नहीं कर रहा, आवाम एतमाद नहीं कर रहे, मुलाजमीन एतमाद नहीं कर रहे, और बेशुमार लोग हैं जो इन पर एतमाद नहीं कर रहे। तो बेहतर अब भी अगर ये तौबा कर लें, कौम से माफ़ी मांग लें जितनी कुछ उन्होंने गलतियाँ ख़राबियाँ की हैं। चलता चलाता पाकिस्तान फ़र्स्ट क्लास इनके हवाले किया, और इन्होंने जो उसकी हालत की है कि लोग अब इनके लाए हुए जो सैलाब है महंगाई का और बदउनवानी का और बद इंतज़ामी का, नाअहली का, लोग गर्दन गर्दन तक उसमें डूब गए हैं। और ये उसमें नाअहली का और बद इंतज़ामी का मज़ीद पानी डाल रहे हैं। खुदा ना करे कि लोग उसमें डूब मरें, अल्लाह बचाए, ये खुद समझ लें या फिर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है जो मैं अपना आज आपने ज़रा उसका जिक्र नहीं किया, वो मेरी जान मसला हुजूर वाला तवक्कुफ की दरख्वास्त फरमाते हुए, क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी से मुताल्लिक है, आपसे इस्तदा है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं नासिर खान मूसा ज़ई के पास जा रहा हूँ। जी हुजूर, ज़रा सी बात कर लूँ मैं, ज़रा सी, फिर सब इनसे पूछ लें। देखिए, उधर भारत में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जो है मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जिस इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की ज़रूरत है, सबको मिला के अगर आपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना है तो अपोजिशन और गवर्नमेंट के नुमाइंदा वफूद होने चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में हैं, चाहे वो कौमी असम्बलियों में हैं, वो उसमें शामिल हों। इमरान खान जब जाएं तो सेनेट से अपोजिशन, कौमी असम्बली से अपोजिशन, ये उनके साथ हों। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ, ये उसके बरक्स अपोजिशन के मुकदमे सुनने वाले जजों को तब्दील कर रहे हैं कि कहीं उन्हें ज़मानत ना मिल जाए मेरिट पर। अपना मरियम नवाज, उसने थोड़ा सा सरगोदा का दरखास्त है, क्योंकि बात अब कश्मीर से मरियम नवाज तक पहुंच गई है। थोड़ा सा हुजूर नहीं, कश्मीर उन्होंने अपना जलसा कश्मीर के नाम किया, और फिर 14 अगस्त को मुजफ्फराबाद में जलसा करने का ऐलान किया कश्मीरियों के हक में। अच्छा, और उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। हुजूर वाला एक बात बताइए, जनरल नॉलेज का एक सवाल, वो मुतादिद मरतबा मैं अपने प्रोग्रामों में पूछ चुका हूँ, एक मरतबा फिर। हुजूर, वो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी हमारे वज़ीर आज़म के पास, उसको जंग लग गया। सलाहुद्दीन अयूबी का जो कलेजा हमारे हुक्मरानों के पास था, उसमें पानी क्यों भर गया? वो इंडिया की एयर स्पेस बंद करने का फैसला ही नहीं उठा पा रहे। मीका सिंह को भी डिस्कस कर चुका, हुकूमत की बहादुरी जमामर्दी की दास्तानें भी हो चुकी, डिप्लोमेटिक फतह पर भी मैं नजराना अकीदत पेश कर चुका, कल और भी बहुत सब कुछ हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एफर्ट्स की गई। हुजूर वाला, ये एयर स्पेस बंद करना आर्मी चीफ की डिस्क्रेशन है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो खुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बताते नहीं थक रहे, उनको ये बताइए कि वज़ीर आज़म के कामों में एक ये भी है, ये तो करवा दें। सदीकी साहब, आपने कहा कि टीपू सुल्तान की तलवार को जंग लगी, क्या लगी? लगी नहीं। खान साहब ने बड़े दलेराना अंदाज में कह दिया कि हम इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और कुल के कह दिया, और मीडिया के सामने कह दिया, शायद आपने नहीं सुना होगा। और इसके अलावा नहीं, इंशाल्लाह
हर पाकिस्तानी उठा के इंडिया पे फेंकेगा। इंशाल्लाह बेफिक्र रहे, वो मौका पहले आएगा नहीं, और आएगा तो इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी इनके खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दूसरी बात ये कि खान साहब ने देखो ये पहली दफा किसी जिस तरीके से मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये पूरी कौम को, मैंने इतना अच्छा सवाल पूछा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुझे चौरंगी घुमा करके और फिर कहीं और ले आकर के खड़ा कर दें। मुझे एयर स्पेस बंद ना करने पे जो आपको अभी तक नाकामी का सामना है उसकी वजह बताइए। देखो मैं तो कोई उसका वो नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं कि उसके क्या इशू है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारी पूरी हुकूमत, पीटीआई, पूरी कौम, पूरी आवाम, फौज कश्मीरियों के साथ ही कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को खान साहब इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा में उनके लिए जो कश्मीरियों के जो हक में बोलेंगे, और इंशाल्लाह जो मकरूह चेहरा है हिंदुस्तान का और खुसूसन मोदी का, उनकी पॉलिसियों का, उनकी सरकार का, वो दुनिया के सामने रखेंगे। और जो खान साहब ने जो अच्छा हुजूर, एक और ज़िमनी सवाल, चलिए ज़िमनी सवाल, हुजूर वाला ज़िमनी सवाल, जुम्मे के रोज आधे घंटे के लिए जो जमीन के रास्ते तिजारत हो रही है, अभी तक ट्रेड के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, इंडिया का माल आ रहा है और यहां से अफगानिस्तान जा रहा है, कम से कम उसी पे पानी फेर दें, ये तो कर सकते हैं। नहीं देखो आरफीन साहब, बाज़ात होते हैं आपके जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंटरनेशनली बाइंडिंग होते हैं, वो इस तरह नहीं होती कि आप बिल्कुल 100% उसको बंद करके और पूरी जंग के वो मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, दफ्तर ख़ारजा कह चुका है कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने, आप कौन से मुज़ाकरात करवाने वाले हैं? नहीं, वो मुज़ाकरात नहीं, दुनिया के सामने जब बात करेंगे, देखो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो तो आखिरी हद है, वो तो इंतहाई, उसके बाद तो आपको लड़ाई करनी होगी। वो नौबत अभी नहीं आई है। अभी दुनिया के सामने अपना जो हमारा जो किस्सा है वो हम रख रहे हैं कि हमारे कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। जो 27 रोज से जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनको कश्मीर को जेल बना के दिया, जो इंसानियत के साथ उनके सर लोग यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, फेसबुक पे उनको सब नजर आ रहा है, आप लोग बिलावजा अपने टेलीफोन का बिल बढ़ा रहे हैं, उससे होगा क्या? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाना है, सर ये मुझे बताइएगा। नहीं मैं फारूक साहब मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को ये कहूंगा कि सिद्दीकुल फारूक साहब, इस मौके पर दावत की जरूरत नहीं होती, ये कश्मीर का अच्छा ठीक है समझ गए। सिद्दीकुल फारूक साहब को मैं भी समझाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ, ब्रेक दबाइए। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर सदर पाकिस्तान 16 अगस्त को फरमाते हैं कि हमारी गलती है कि रुपया गिरने का सारा बोझ कौम पर डाल दिया। जी दूसरी खबर बता रही है हुकूमत का पहला साल मुकम्मल, करप्शन पर बड़े बड़े सियासतदानों की गिरफ्तारियां हुई। मां सिवाय इन गिरफ्तारियों के हमारे नामा अमाल में, हमारे कशकोल में, हमारे दामन में और कौन सा एहसास तफाखुर है? हमने क्या तोप चला ली इन लोगों को सलाखों के पीछे भेज करके। एक टेढ़ी पैसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एक टेढ़ी पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वसूल अब तक नहीं कर पाए। मंजर-ए-आम पे कोई खबर नहीं, बावजूद इसके कि कई मुतनाज़ बयानात इस हवाले से मुतअद्दिद बार दिए जा चुके कि आप और पीपल्स पार्टी दरून खाना पेमेंट करने के लिए, लूटी गई रकम के लिए अग्री कर चुके हैं। क्या करूं, मतलब किस बात को यकीन उसका करूं? मैं फौरी तौर पर मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। पहली बात कि नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से इन्हें एक पाई की बुनियाद पर कि एक पाई या एक रुपया इन्हें देंगे इसलिए कि वो इन्हें छोड़ दें, तो इससे ज़्यादा बड़ा झूठ कोई नहीं। सबको मालूम है, कालम लिखे जा चुके हैं, उनकी तरदीद नहीं आई कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा को ये शर्त रखी गई है उनके सामने, आप सियासत छोड़ के मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं। अगर ये शर्त है जो उन्हें मंजूर नहीं है तो फिर करप्शन और मुकदमा कहाँ है? ये कि जब मैंने अभी कहा था कि उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद 14 अगस्त को मैं इंडिया के ख़िलाफ़ जुलूस की क़यादत करूँगी कश्मीरियों के हक़ में, 3 बजे नैब की अदालत में उन्होंने पेश होना था।
1 बजे वालिद साहब की मुलाकात के टाइम पे वालिद साहब के सामने उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। ये क्या है? फिर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अभी करप्शन की बात ये करते हैं। अगर करप्शन की बात है तो बाकी तो छोड़ें, एक इंडिपेंडेंट इदारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी रिपोर्ट के बाद परवेज खट्टर सर मैं बिल्कुल आप मुझे मंजिल तक पहुंचा चुके, आप मुझे मंजिल तक पहुंचा चुके, मुझे वाइंड अप करना है। नहीं सर, एक और बात करूं। हाँ जल्दी। दूसरी बात यह है कि सोनामी ट्री का जो स्कैंडल है, राइट सोनामी ट्री का, उसमें इमरान खान अपने अभी आपकी ये तशफ़ी कराता हूं। नासिर खान मूसाज़ई साहब, सर क्विकली, बीआरटी मंसूबा जिन लोगों ने शुरू किया ये उनके बस की बात भी नहीं। ये कहना है जस्टिस रूहुल अमीन पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। सर बीआरटी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ट्रांस कंपनी ने बीआरटी चलाने से माजरत कर ली। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का अहवाल में बता चुका। जो इसके जिम्मेदार थे उन मौसूफ को तो वजीर दिफा बना करके उनकी प्रमोशन कर गई। सर एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का और जरदारी का होना है, ये इनका एहतसाब कौन करेगा? बेसिकली जो जरदारी साहब का और जो नून सर परवेज खटक पे आइए, 30 सेकंड में क्लोज करना है। कर रहे हैं वो बेसिकली इदारे कर रहे हैं, नेब कर रहे। बाकी परवेज खटक की साफ बात हुई। अगर नेब ने ये मुनासिब समझा और वो उनको गलती उसमें नजर आ रही है। नाज़रीन, ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज के एशियन डेवलपमेंट बैंक की दर कमजोर है। वो गलती जो एशियन डेवलपमेंट बैंक को नजर आ रही है, मुझ छोटे से नन्हे से मुन्ने से एंकर को नजर आ रही है, जो मेरे ख्याल है आप में से बहुत सौ को नजर आ रही है, वो नैब को और चेयरमैन नैब को क्यों नजर नहीं आ रही? ये एक अच्छा सा सवाल है, या यूं कहिए कि एक अच्छा सा मजाक नासिर खान मूसाज़ई साहब ने जाते जाते किया। अब देखना यह है कि नैब एशियन डेवलपमेंट बैंक के इन संगीन इल्जामात का नोटिस लेते हुए वो गिरफ्तारी जिसका तकाजा सिद्दीकुल फारूक साहब या पीएमएलएन की क़यादत कर रही है, वो अमल में आएगी या वही जो मैंने शुरू में कहा कि हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा होता रहेगा? ये देखते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर लेकर के हाज़िर खिदमत होंगे। यहाँ वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम को क्लोज़ करने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।